नमस्कार मेरे आदरणीय गुरुजन, प्रिय विद्यार्थियों, साथीगण। आप लोगों का सहयोग और विचार मुझे लगातार मिल रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी भी मैंने ये वीडियो स्टैटिस्टिक्स विषय के ऊपर ही बनाई हैं, जिसमें मैंने समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वहाँ तक को शामिल किया हुआ है। ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसा मेरा विचार है। मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर्स करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए तो अब शुरू करते हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि संचयी आवृत्ति कैसे तैयार करते हैं। तो ये दो प्रकार से तैयार की जाती है। से कम संचयी आवृत्ति, जैसे हमने एक प्रश्न ले लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें विद्यार्थियों की संख्या ले ली गई है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। से कम अगर हमें संचयी आवृत्ति बनानी है तो यहाँ हम लिखेंगे 10 से कम, अपर लिमिट को लेंगे अर्थात L2 को यहाँ से लिखेंगे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। संचयी आवृत्ति हम कैसे बनाते हैं? बढ़ते हुए क्रम में संचयी आवृत्ति बनती है। पहले की पहले लिख देंगे 1, दूसरे के लिए 1 + 3 बराबर 4, नेक्स्ट के लिए 4 + 9 13, नेक्स्ट के लिए 13 + 5 18 और लास्ट के लिए 18 + 2 टोटल 20। इस तरह से कम संचयी आवृत्ति बनती है। से अधिक संचयी आवृत्ति बनानी है तो इसमें भी एक प्रश्न हमने लिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये अंक है। ये विद्यार्थियों की संख्या है 5, 12, 13, 5, 1। जब हम यहाँ लिखते हैं तो हम यहाँ पर से अधिक लिखने के लिए लोअर लिमिट अर्थात L1 का प्रयोग करते हैं, अर्थात 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक। क्योंकि अधिक है इसलिए लास्ट वाला छूट जाता है। यहाँ संचयी आवृत्ति बनानी है तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। कैसे? तो नीचे सबसे पहले जो है उसे हम लिख देंगे 1, उसके ऊपर 1 + 5 टोटल 6, 6 + 13 टोटल 19, 19 + 12 टोटल 31, 31 + 5 36। इस प्रकार से हम संचयी आवृत्ति बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात आती है कि संचयी आवृत्ति से हम साधारण आवृत्ति कैसे बदलें। कई बार हमें प्रश्न मिलता है से कम या से अधिक का, तो वहाँ पर बात आती है कि हमें संचयी आवृत्ति को साधारण आवृत्ति में बदलना होता है। तो हम वो कैसे करते हैं? ये भी दो प्रकार से होती है, से कम संचयी आवृत्ति। से कम संचयी आवृत्ति के लिए एक प्रश्न मैंने यहाँ लिया हुआ है। से कम है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। और संचयी आवृत्ति हमें प्रश्न में दी गई है 1, 4, 13, 18, 20। अब जब हम इसका साधारण आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो चूँकि 10 से कम है तो हम कम कहाँ तक जा सकते हैं? तो अधिकतम अंतर को देख लें, 10-10 का अंतर है तो 10 से कम अधिकतम हम जा सकते हैं 0 तक। तो 0 से 10, दूसरे का 20 से कम अर्थात 10 से 20, 30 से कम अर्थात 20 से 30, 40 से कम अर्थात 30 से 40 और 50 से कम अर्थात 40 से 50। यहाँ हम कैसे बनाते हैं? तो हम सबसे ऊपर वाली आवृत्ति को एज इट इज़ जैसा दिया है वैसा लिख देते हैं, अर्थात 1 का 1। दूसरा हम बनाएंगे संचयी आवृत्ति में से ऊपर की आवृत्ति को घटा दिया जाता है, अर्थात 4 - 1 3। नेक्स्ट लिए 13 - 4 9। नेक्स्ट के लिए 18 - 13 5 और 20 - 18 2। अर्थात ये बनता है ऊपर से नीचे की ओर, इस तरीके से। इसी प्रकार से अधिक अगर हम प्रश्न है, इससे हमें साधारण आवृत्ति बनानी है तो कैसे बनाएंगे? एक प्रश्न है 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक।
संचय आवृत्ति में दी गई है 36, 31, 19, 6 और 1। अब हमें अधिक बनाना है, क्योंकि अंतर यहाँ पर भी 10-10 का ही है, अर्थात अधिकतम हम जा सकते हैं 0 से अधिक 10 तक, 10 से अधिक 20 तक, 20 से अधिक 30 तक, 30 से अधिक 30 से 40 तक, 40 से अधिक 40 से 50 तक। यहाँ पर लिखना छूट गया है, इसे आप सुधार कर समझ जाइए। विद्यार्थियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, अर्थात 1 संचय आवृत्ति 1 का 1 लिख दिए, फिर 6 में से 1 माइनस किए 5, 19 में से 6 माइनस किए 13, 31 में से 19 माइनस किए 12 और 36 में से 31 माइनस किए 5। इस तरह से ये नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। समांतर माध्य, जैसा मैंने पहले बताया कि समांतर माध्य से हम शुरू करेंगे। समांतर माध्य क्या होता है? तो समांतर माध्य को हम साधारण शब्दों में औसत निकालना भी कहते हैं। बिल्कुल सामान्य शब्दों में से कहा जाता है कि औसत निकालना। यह गणितीय माध्यों में सर्वश्रेष्ठ रीति मानी जाती है औसत निकालने की। इस संबंध में प्रोफेसर किंग की एक परिभाषा है कि किसी श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। श्रेणी के जो पदों के मूल्य हैं उसका टोटल कर लें, उसमें उनकी संख्या का भाग दे दें, जो मूल्य प्राप्त होगा वही समांतर माध्य कहलाएगा। समांतर माध्य निकालने की 3 रीतियाँ हैं। पहला डायरेक्ट मेथड अर्थात प्रत्यक्ष विधि, दूसरा लघु रीति शॉर्टकट मेथड, तीसरा पद विचलन रीति या स्टेप डिवीजन मेथड। मैं विद्यार्थियों को जरा एक छोटी सलाह देना चाहूँगा कि हम इसमें से किसी विधि का भी उपयोग किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि में बहुत छोटे फार्मूला हैं, बड़े आसानी से गणना हो जाती है। लघु रीति थोड़ी सी बड़ी है और पद विचलन रीति उससे थोड़ी सी बड़ी है। विद्यार्थीगण जैसा चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं हमेशा व्यक्तिगत श्रेणी के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करता था, खंडित श्रेणी के लिए लघु रीति का और पद विचलन रीति का उपयोग करता था मैं हमेशा अखंडित श्रेणी या कंटिन्यूस सीरीज के लिए। तब सबसे शुरू करते हैं हम। समांतर माध्य को हम सामान्यतः x बार के रूप में दिखाते हैं। प्रत्यक्ष विधि से हम शुरू करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र बड़ा आसान है, बार x बराबर सिग्मा x अपॉन n। इनका क्या क्या मतलब है? पद मूल्यों के योग तो सिग्मा x हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं और पद संख्या n ज्ञात करते हैं। ये इसका बड़ा छोटा सा सूत्र है। यदि फ्रिक्वेंसी है तो इसी में हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन n। अगर हम समांतर माध्य निकालने की दूसरी रीति में चलें तो इसका सूत्र होता है बार x बराबर a प्लस सिग्मा dx। यदि इसे हम खंडित श्रेणी में उपयोग करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा f dx अपॉन n। यहाँ पर किसी संख्या को कल्पित माध्य a मान लिया जाता है। a का मतलब है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य की पद मूल्यों x से तुलना करके विचलन मालूम करते हैं, अर्थात x माइनस a बराबर dx। नेक्स्ट है विचलनों का योग ज्ञात कर देना, अर्थात dx का टोटल कर लेंगे। चौथा, पदों की संख्या का योग n ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, यदि हम खंडित श्रेणी या अखंडित श्रेणी में इस फार्मूले का उपयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर dx के पहले f लिखा जाएगा। पद विचलन रीति का जब हम उपयोग करते हैं तो इसका सूत्र जो है ये है बार x बराबर a प्लस सिग्मा dxi अपॉन n मल्टीप्लाई i। यहाँ पर क्या क्या है?
किसी संख्या को कल्पित माध्य ए मान लिया जाता है। कल्पित माध्य ए की पद मूल्यों से तुलना करके विचलन मालूम करते हैं, अर्थात dx यहाँ पर भी निकाला जाता है। इसके बाद विचलन dx का योग ज्ञात करके जैसा ऊपर करते हैं, विचलनों में से किसी एक को भाग देने के लिए हम i मान लेते हैं और इस i से dx को भाग देकर उससे dxi ज्ञात कर लेते हैं। पदों की संख्या का योग n ज्ञात करते हैं और उस फार्मूला में पुटअप करके हम मान निकाल लेते हैं। बस एक ध्यान रखिएगा, खंडित अखंडित सरणी के लिए यहाँ पर सिग्मा के बाद f का उपयोग करते हैं, f अर्थात फ्रिक्वेंसी। अब कुछ प्रश्न से मैं इसको बताता हूँ। एक बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, 5 व्यक्तियों की मासिक आय रुपयों में निम्न प्रकार से दिया गया है हमको 1132, 1140, 1144, 1136 और 1148। बहुत छोटा सा प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। ऊपर हम लिखेंगे समांतर माध्य की गणना। एक टेबल इस प्रकार से छोटा सा बना लेंगे। क्रम संख्या जितनी भी हमको दी गई है 1 2 3 4 5 ऐसा लिख लेंगे। इसी का टोटल होगा हमारा n बराबर 5। और जो मासिक आय दी हुई है उसे हम सीधे सीधे लिख देंगे। लिख कर इसका टोटल ज्ञात कर लेंगे। टोटल ज्ञात करने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। या इस फार्मूला में हम इसे पुटअप करेंगे। 5700 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 1140 रुपये जो आएगा, ये हमारा समांतर माध्य होगा, अर्थात 1200। एक मैं खंडित श्रेणी का प्रश्न आपको बताता हूँ। ये एक प्रश्न हमको मिला हुआ है। इंच में ऊंचाई दी गई है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73। छात्रों की संख्या भी दी गई है, अर्थात फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है और x हमें दिया गया है। हल कैसे करेंगे? ऊपर समांतर माध्य की गणना लिखेंगे। एक टेबल इस प्रकार से हम बना लेंगे। ये हमने ऊंचाई लिख ली, छात्रों की संख्या लिख ली। ए हमने मान लिया 68, x को ऊंचाई को हमने x माना हुआ है। x में से a अर्थात 68 घटाते जाएंगे, -4, -3, -2, -1, इसी प्रकार से और घटाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये कहलाएगा dx। चूँकि फ्रिक्वेंसी है इसलिए इस f का मल्टीप्लिकेशन अर्थात 1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ, -4, 6 का 3 के साथ 18, इस प्रकार से कैलकुलेट करते जाएंगे। लास्ट में हम टोटल निकाल लेंगे। तो जो छात्रों की संख्या होगी सिग्मा f बराबर 100 होगी और इस f dx का टोटल होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, प्लस का अलग और माइनस का अलग टोटल करना है आपको। तो सिग्मा f dx बराबर -64 प्लस 77। क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है इसलिए आंसर आएगा प्लस में 30। अब मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे मैंने लघु रीति का फार्मूला यूज़ किया है। सिग्मा a यहाँ पर जैसा बताया कि f dx आपको लिख लेना है, तो यहाँ f लिखा जाएगा फार्मूला में। वहाँ पे 68 ये जो हमने a माना था, f dx का टोटल प्लस 13 और f बराबर 100, तो 12x आ जाएगा हमारा 68 और ये भाग देंगे तो आएगा 0.13। इस तरह से 12x आएगा 68.13। एक और पद विचलन रीति के लिए एक प्रश्न है। ये प्रश्न से कम संचय आवृत्ति से संबंधित है। ये प्रश्न देखिए आपको दिया हुआ है, से कम 10 से 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 आवृत्ति दी गई है। एक नज़र में आवृत्ति है, लेकिन आवृत्ति की पहचान आप लोग ध्यान रखें, आवृत्ति की पहचान होती है, आवृत्ति शुरू में कम होती है और सबसे लास्ट वाली संख्या में भी जाकर कम हो जाती है। अगर लगातार वो बढ़ रही है तो सामान्यतः वो संचयी आवृत्ति है। ऐसे भी से कम या से अधिक के साथ आपको जो आवृत्ति के रूप में मिलेगा वो संचयी आवृत्ति ही मिलेगी। इसका हल देखिए कैसे होता है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले से कम लिख देंगे, जो दिया हुआ था इसका वर्ग बना लेंगे। से कम था तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 संचयी आवृत्ति दी गई है हमको। आवृत्ति हम कैसे निकालेंगे? जैसा मैंने पहले बताया है, पहले को एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दें। 30 - 15, 15, 53 - 30, 23, 75 - 53, 22,
100 माइनस 75 25, 110 माइनस 100 10, 115 माइनस 110 5, 125 माइनस 115 10। पद विचलन रीति में समांतर माध्य निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। इसका फॉर्मूला मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। कैसे निकलता है? L1 प्लस L2 था 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 30 डिवाइडेड बाई 2 15। इस प्रकार से ये निकल जाएगा। ए यहाँ पर से हमने इसी में से मान लिया है 45, x माइनस ए अर्थात ये x माइनस ए सब माइनस करते जाएंगे तो dx आ जाएगा। माइनस 40, 15 में से 45 घटाया माइनस 30, 25 में से 45 घटाया माइनस 20, 35 में से 45 घटाया माइनस 10। इधर घटाते गए प्लस में आया। इनको और छोटा करना है तो हम इसको i मानते हैं, जिसको साधारणतः भाषा में dxi कहते हैं, अर्थात dx को डिवाइड कर दिया जाता है i से डिवाइड किया तो -4, इसको डिवाइड किया -3, इसको डिवाइड किया -2, इसको डिवाइड किया 1, इस तरह से आ गए। अब हमें क्या करना है? f का मल्टीप्लिकेशन i dxi के साथ करना है, अर्थात इस dxi के साथ आप f का गुणा करते चलिए तो ये उसका आ जाएंगे। इसके बाद इसका टोटल 125 और इसका टोटल होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए f dxi -123। देखिए फार्मूला मैंने यहाँ पे वही लिखा है जो आपको शुरू में बताया था, और आपको बताया है कि अगर हम f dx का उपयोग करते हैं, f अगर हमारे पास कहीं है तो हम यहाँ पे f का उपयोग कर लेंगे। यहाँ हम फार्मूला में f लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूला में जब हम पुटअप करेंगे तो 45 f dxi -123 और n या f बराबर 125 मल्टीप्लाई 10। आगे बढ़ते हैं तो 12x बराबर आता है 45 माइनस 125 मल्टीप्लाई 10 करने के बाद 9.84। 123 को 125 से भाग दीजिए और 10 से गुणा कर दीजिए तो आता है 9.84। इसे 45 में से घटाएंगे तो 12x आएगा 35.16। तो एक बार देख लीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के कमेंट्स प्राप्त होने पर मैं आगे की भी और वीडियो जल्द से जल्द बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।